हमवतन में आज हम आपको मिलवा रहे हैं गुना जिले के राघोगढ़ स्टेट के महाराजा जो अपने मन के राजा भी हैं। मुस्लिम कौम के बारे में अपने नज़रिया और बेला ख्यालों के लिए वो हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। आज वे कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। कांग्रेसी युवराज राहुल गांधी के सबसे करीबियों में शुमार होते हैं। बटला हाउस एनकाउंटर हो या आजमगढ़, उनका हर बयान सुर्खियों के सिर चढ़कर बोलता है। वो इसलिए बोलते हैं, अंधेरे से निकलना चाहता हूं, दिया हूं और जलना चाहता हूं, जिधर देखो सलीबे ही सलीबे हैं, मैं ये मंजर बदलना चाहता हूं। हिंदुस्तान दुनिया का एक अकेला ऐसा मुल्क है जहाँ की 14% आबादी मुसलमानों की है और बावजूद इसके हाशिए पे खड़े हैं मुसलमान। ये कौम पूरे हाशिए पे खड़ी है। तो आपको लगता है सबसे लंबे समय तक हुकूमत कांग्रेस के हाथों में रही है इस मुल्क की, तो वो कहीं ना कहीं इसके लिए कसूरवार है। इसका एक कारण ऐतिहासिक भी है। अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान जब बना तो जो पढ़े लिखे लोग थे, पैसे वाले लोग थे, वो अधिकांश लोग पाकिस्तान चले गए और जो गरीब तबका था जो बाहर नहीं जा पाया वो यहाँ रह गया। एक सबसे बड़ी बात तो वही। दूसरा, मुस्लिम पॉपुलेशन में जिस प्रकार से पढ़ाई का एक शौक़ होना चाहिए वो नहीं हुआ, हुनर की तरफ चला गया और जो हुनर की तरफ गया वो पढ़ाई से पीछे रह गया, हालांकि उसने मेहनत करके पैसा भी कमाया। इस देश में हमेशा से ऐसे लोग रहे हैं जो कट्टरपंथी विचारधारा के रहे हैं और वो हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं। जब भारत का विभाजन हो रहा था तो जमीयत उलमा ने विरोध किया था कि हम पार्टीशन नहीं होने देंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये फ्रीडम मूवमेंट के लोग थे। मौलाना मदनी साहब जेल गए ब्रिटिश के खिलाफ। एक लंबी फहरिस्त है जो लोग जेल गए। और उसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो जिन्ना साहब के साथ कुछ लोग जो कम्युनल फंडामेंटलिस्ट थे वो उनके साथ जुड़ गए। ये भी आप देखेंगे कि 1857 की लड़ाई मुसलमान और हिंदू मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े और अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अख्तियार करते हुए हिंदुओं का संगठन बनाए, मुसलमानों का संगठन बनाया। जमीयत इस्लामी उसी समय बनी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उसी समय बनी और ये दोनों संगठन वो हैं जिन्होंने कि मिलकर हिंदू और मुसलमानों को अलग करने का प्रयास किया। 92 में जब मंडल कमीशन बना तो लगभग 25 से 30 मुसलमानों की जातियों को पिछड़ा माना गया, जहाँ सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस थी और उससे भी बैकवर्ड क्लासेस में मुसलमानों के आने के बाद उनको फ़ायदा मिला। अब उसमें एक इसी के साथ साथ ये भी हो गया है कि 1950 में एक जियो ऑर्डर निकल गया था कि जो दलित मुसलमान हैं जो सफाई का काम करते हैं, सफाई कामगारों के साथ काम करते हैं, तो उनको और क्रिश्चियन जो कि सफाई काम करते हैं उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पाया। मेरे लिहाज से, मेरे सोच में ये बात गलत है। सबको एक ही साथ का ट्रीटमेंट होना चाहिए, जबकि दलित सिख को और दलित बुद्ध को ये लाभ मिलता है तो दलित ईसाई और दलित मुसलमान को भी लाभ मिलना चाहिए। हम लोग उसके बारे में कर रहे हैं। रघुनाथ कमीशन की रिपोर्ट भी इसके पक्ष में है। हमारा अब ये सारा प्रयास है कि जो पिछड़ा वर्ग में मुसलमान हैं, जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, उनका सब कैटेगराइजेशन ओबीसी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये महसूस किया गया कि हालांकि 8.5% मुसलमान बैकवर्ड हैं, लेकिन उनका जो रिजर्वेशन का लाभ है केवल 1.25% को ही मिल पा रहा है। इसलिए सब कैटेगरी विद इन कैटेगरी का निर्णय हम लोगों ने लिया और ये निर्णय केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में लागू है। लेकिन जब केंद्र सरकार ने यहाँ लागू किया तो अभी उसको स्टे मिला हुआ है। अभी उसको हमारी कोशिश है कि इसको हम लागू करें। फिर भी अगर आप देखेंगे कि 15 पॉइंट प्रोग्राम इसे इंदिरा गांधी ने चालू किया, जिसमें उन्होंने सारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को बाध्य किया था कि हर आपकी सिलेक्शन कमेटी के अंदर कम से कम एक माइनॉरिटी का, मुस्लिम का होना चाहिए, लेकिन उसका भी लाभ जितना मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। फिर भी हमारी ये कोशिश है, अगर आप देखेंगे 2004 से लेकर आज तक अगर आप फिगर्स उठा के देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में, आर्मी में, सेंट्रल सर्विसेज में और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में
मुसलमानों की भर्ती में वृद्धि हुई है। हमें तो इस बात की भी खुशी है कि पिछले साल कश्मीर का एक मुस्लिम लड़के ने IAS का टॉप किया। फिर भी क्या कारण है कि आज भी सरकारी नौकरियों में मात्र 5% मुसलमान हैं, और अगर आप बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर की तो 21% नेशनल एवरेज है हमारा, और सिर्फ 8% मुस्लिम है वहाँ भी। और हायर एजुकेशन की बात करें अगर तो सिर्फ 4% मुसलमान हैं जो वहाँ तक पहुँच पाते हैं। स्थितियाँ बहुत ख़राब है। मैं इस बात को मानता हूँ। तो इसके लिए हमको दोनों को कोशिश करनी पड़ेगी, सरकार को भी कोशिश करनी पड़ेगी और समाज के सामाजिक नेताओं को भी कोशिश करनी पड़ेगी। जो कुछ 90 के दशक में हुआ हमें उसका दुख है, और 90 के दशक में वो एक घाव जो मुसलमानों के दिल पे लगा उसको अभी ठीक होने में समय लगेगा। उस घाव पे बहुत सियासी रोटियां सेकी जा चुकी है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ इसको, और यही इसका हमारा हमेशा एक शर्मिंदा है हम लोग कि हम लोग उसको बचा नहीं पाए। लेकिन अब समय के साथ लोगों ने आगे बढ़ने का फैसला किया है। आप देख रहे हैं कि नए लड़के अब प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, दीनी तालीमों की तरफ ज़्यादा नहीं जा रहे। फिर भी दीनी तालीम की अगर आप बात करें तो 4 से 6% लोग अभी भी दीनी तालीम पे आश्रित हैं। और हम बार बार यूपीए सरकार भी बात करती है मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसे की, लेकिन उस पर हुआ कुछ भी नहीं। अगर आप उस रूप में देखें, नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते कुछ नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे तो मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के ग्रांट्स कम से कम 4 गुना बढ़ाई गई हैं, और साथ में जिन जिन मदरसों ने ग्रांट मांगी थी उनको लिबरली ग्रांट दी भी गई हैं। कुछ लोग समझते हैं कि हम लोग सरकार से ग्रांट्स ना लें, उसमें हमें उसमें दिक्कत उनको हो सकती है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश इस बात की होना चाहिए कि दीनी तालीम के अंदर भी प्रोफेशनल एजुकेशन को ज़्यादा तरजीह देना चाहिए, और दिया जा रहा है। अभी मैं देवबंद पिछली बार गया था, मुझे अच्छा लगा कि वहाँ अब दीनी तालीम के साथ साथ प्रोफेशनल एजुकेशन पर भी तमाम बातें हुई कि कंप्यूटर लगाए जाएंगे इन मदरसों में, और लेकिन वैसा कुछ दिखा नहीं अभी तक। ऐसा नहीं है। कंप्यूटर लिटरेसी का अगर आप जानेंगे, जो उर्दू के लैंग्वेज को लेकर और कंप्यूटर लिटरेसी की बात है, अलग अलग जगह पर पूरे देश में कई कंप्यूटर सेंटर्स खोले गए हैं एनजीओ ग्रांट्स में। मेरे खुद के एनजीओ को जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वहाँ उर्दू लिटरेसी के लिए, कंप्यूटर लिटरेसी के लिए ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, और लड़के वहाँ पढ़ रहे हैं। तमाम बातें उठ रही है कि जो उर्दू जिस तरह से कम होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है, उसकी लिपि में बदलाव किया जाए। देवनागरी लिपि में अगर उर्दू को लाया जाए या लिखा जाए तो इससे काफ़ी पॉपुलर हो सकती है। पहली बात तो यह कि उर्दू केवल मुसलमानों की ज़बान नहीं है, उर्दू हिंदू और मुसलमानों की दोनों की ज़बान है, और हमें इसको लोकप्रिय और करने में कहीं कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। वैसे भी आज जो भाषा हम बोलते हैं उसमें कई उर्दू के लफ्ज़ आते हैं, तो उर्दू की जो लिपि है उसको तो रखना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ देवनागरी में भी अगर उर्दू को लिखा जाना जाए तो उसमें कोई एतराज़ नहीं होगा। जो हमारा नेशनल लिटरेसी रेट है लगभग 65% है। मुसलमानों की जो साक्षरता दर लिटरेसी रेट है वो 60% है। तो आपको लगता है कि उनके लिए कुछ अलग से यूनिवर्सिटीज़, अलग से स्कूल्स, अलग से कुछ खोलने की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरह ज़रूरत है? अगर आप देखेंगे तो सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन पर मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड इलाकों में नवोदय विद्यालय खोलने का तय हुआ है, सेंट्रल स्कूल खोलने का। कस्तूरबा गांधी भी आप लोगों ने जी कस्तूरबा गांधी विद्यालय में खोले हैं। हमारी कोशिश है कि एक बहुत ही नियमित तौर पर हमें एक प्रयास करना चाहिए जिससे कि मुस्लिम लड़के लड़कियों में साक्षरता बढ़े। हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि दोनों तरफ से स्किल डेवलपमेंट में भी और हायर एजुकेशन में भी मुस्लिम्स को तरजीह दी जाना चाहिए, ताकि और उनका जो कोटा है विद इन कोटा उसको इम्प्लीमेंट करने में जल्दी से जल्दी कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस के फायर ब्रांड लीडर श्री दिग्विजय सिंह से हमारी बातचीत जारी रहेगी, पर फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल भर।